ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है हम लोग पोलिनोमियल कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जैसे आप सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन ऐसा दूं जिसका पोल में आंसर करना हो, जिसके 4 ऑप्शन हो, तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे। दूसरे वाला पेज पर इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर वन पोल एक्टिव का एक ऑप्शन खुलेगा ऊपर में, यहाँ पर क्लिक करोगे। फिर क्वेश्चन दिखेगा, एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन लगेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर बी है, तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करना है। फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर वोटर लिखा हुआ आएगा, तब जाकर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्लिक करना है आपको आंसर सबमिट करने के लिए। तो सारे बच्चे आंसर करेंगे। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, तो सभी लोग को कम से कम कोशिश करना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोशिश करना कि आपका आंसर सही हो। अब देखो, गुणनखंड में हमने 2 तरह से पढ़ा। एक हमने सीखा कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसके सभी पदों में कुछ कॉमन निकल सकता है, ठीक है, कुछ सार गुणनखंड है, तो हम लोग मेथड नंबर 1 यूज करते थे, सार गुणनखंड विधि। मतलब अगर हमारे पास बहुपद के सभी पदों में कुछ कॉमन है, ठीक है, तो वहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं अगर, तो सार गुणनखंड मेथड यूज करते थे। दूसरा जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसमें मान लो कुछ 4 टर्म है, जरूरी नहीं कि 4 ही टर्म होंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 टर्म है, तो और इनमें से कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे, मतलब सार गुणनखंड क्या है, आपको मैंने बोला है कि सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर एक हो, मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। तो यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करते हैं और जोड़ा बनाते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं पहला दूसरा टर्म का, पहला तीसरे के टर्म के साथ, मतलब कुछ ऐसा जोड़ा बनाते हैं पदों का कि उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो वहां पर उसी को कहते हैं रीग्रुपिंग, मतलब पुनः समूहन या पुनः व्यवस्थित। तो सही जोड़ा बनाते हैं ताकि उन जोड़ा में से कुछ कॉमन निकाल सके। ठीक है, तो और यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था आपसे रीग्रुपिंग का, मतलब पुनः समूहन विधि का क्वेश्चन था, जिसमें काफी सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ था। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस डेटा थोड़ा सा बदलकर रिकॉल में लाया हूँ। तो आप सभी लोग पहले इसको ट्राई करो, सिखाया तो मैंने लास्ट क्लास में, फिर एक्सप्लेन भी किया था। तो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 7 PQ + 15 + 21Q + 5P एक बहुपद लिखा गया है, या कह सकते हो बीजीय व्यंजक लिखा गया है, एक्सप्रेशन लिखा गया है। इसको फैक्टराइज करिए। 4 ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ट्राई करना है, पहले खुद से कोशिश करो। चैट में आपका बंद कर रहा हूँ, और पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में को करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला, एक मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पर कि अगर आप चारों टर्म को देखोगे, यहाँ पर टोटल 4 टर्म है, चारों टर्म को देखोगे तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब एक निकलेगा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, पुनः समूहन विधि या फिर रीग्रुपिंग टर्म्स। तो सही जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। पहला टर्म का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, ठीक है, अगर सही जोड़ा बना लोगे फिर तो काफी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। तो पोल अब मैंने ऑन किया है, पहले सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पोल ऑन कर दिया तो जाकर आंसर कर दोगे, पहले सॉल्व करिए, अभी भी समय लगेगा आपको। 7 PQ + 15 + 21Q + 5P है। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे अगर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑप्शन मिलते जुलते हैं। तो पहला टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे और दूसरा टर्म का जोड़ा हम किसके साथ बनाएंगे, यही आपको डिसाइड करना है। और कोई भी कभी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, चैट में लिखकर पूछ लो, डाउट पूछने के लिए कभी नहीं मना किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मतलब इतने समय में आपने अगर सॉल्व कर लिया तो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ है तो कोशिश करिए, ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है सॉल्व अभी, तो कोशिश करते रहें जब तक आपका आंसर नहीं आता है। ठीक है,
तो अभी क्लास में 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। एग्जैक्ट 5 बच्चे। चलो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो और यहाँ तक अभी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर सही आए, ये अच्छी बात है। इसका मतलब आपने होमवर्क में प्रैक्टिस की है, ठीक है। हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है। बस 2-3 बच्चे और हो, जैसे ही उनका होता है मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो 10 सेकंड में आप जाकर आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में लिखिएगा या माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अच्छा चैट में आंसर भी आने लगे। तो पूजा का आंसर, नीरज का आंसर, सभी का ऑप्शन बी है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर होगा। बी, बी सभी लोग बी कह रहे हैं, देखते हैं शायद बी हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने टर्म है, 4 टर्म है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर आप चेक करोगे चारों टर्म में कुछ कॉमन है क्या। तो अगर आप कैसे चेक करोगे, सिंपली आप यहाँ पर लिख दो पहला टर्म का आप गुणनखंड लिख दीजिए। तो आप लिखोगे 7 × P × Q। देखो पहला टर्म का जो फैक्टर है 7, सभी में से कॉमन निकलेगा। देखो 15 का कोई गुणनखंड 7 नहीं है, तो 7 ही निकलेगा सभी में से। पी को चेक करो, पी सभी जगह पर है, तो पी सभी जगह पर नहीं है। देखो 15 में पी नहीं है, और क्यू भी देखो 15 में नहीं है। तो हम कहेंगे सर 7 गुणनखंड तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो एक तो निकल ही जाता है, एक के अलावा कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो हम कह देंगे 7 गुणनखंड कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सही जोड़ा बनाएंगे। तो सही जोड़ा कैसे बनाए, आप लोग मुझे बताओ, पहला टर्म का जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊं। पहला जो पद है हमारा 7 PQ, इस पद का जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, 21 के साथ। 21Q के साथ। देखो कैसे मैंने सोचा, आप इस तरीके से सोच सकते हो। 7 PQ में सर एक गुणनखंड 7 दिख रहा है, 7 × P × Q। और 21 में ऐसा। कहीं ना कहीं आप अपने मन में सोच सकते हो सर 7 या 21 होता है, मतलब 7 × 3 आएगा ना, वहां से 7 कॉमन निकल जाएगा। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं सर 15, और उसके बाद क्या बचेगा, दूसरा टर्म और चौथा टर्म। तो दूसरा और चौथा टर्म में देखो आपको 5 कॉमन मिल जाएगा। 15 में भी 5 × 3 है, और 5P में भी 5 × P है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर पहला टर्म का जोड़ा आप बना लो, पहला टर्म का जोड़ा आप बना लो तीसरे टर्म के साथ, और दूसरे टर्म का जोड़ा बना लो आप चौथे टर्म के साथ। मतलब पहला का जोड़ा बनाया मैंने तीसरे के साथ, और दूसरे टर्म का जोड़ा बनाया मैंने चौथे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर पहला टर्म को, इसको बस सेम मैंने लिख देना, इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख दो, 1 सेकंड, ठीक है। बस आप टर्म को लिख दो, पहले लिख दिया 7 PQ पहला टर्म, तीसरा टर्म क्या था हमारा 21Q था। उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या था 15P, यहाँ पर लिख दिया। और चौथा टर्म हमारा क्या था, सॉरी 15 था ना, 15 लिख दो आप यहाँ 15। और लास्ट टर्म क्या है हमारा, लास्ट टर्म हमारा 5P, ठीक है। चलिए इस तरीके से लिख दिया। बस हमने क्या किया, पहला और तीसरा को एक साथ लिख दिया और दूसरा और चौथा को एक साथ लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या करिए, सभी पदों को गुणनखंड कर लिख दीजिए। 7 PQ को आप लिख सकते हो सर 7 × P × Q, ठीक है। फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। जैसे 21Q को आप क्या लिखोगे सर, 21Q को लिख सकते हैं 7 × 3 × Q। 21 को मैंने लिखा 7 × 3 × Q, ठीक है। उसके बाद 15 को क्या लिखोगे, 15 को कोई बता सकते हो, 15 को हम क्या लिखेंगे, सर 3 5 3 × 5 3। या 5 × 3, है ना। तो आप बोलोगे सर 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। छोटे छोटे नंबर है तो काफी जल्दी से आप गुणनखंड कर सकते हो, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो गुणनखंड का तरीका बताया था कुछ इस तरीके से, है ना। 15 लिखोगे, फिर 3 से काटोगे, 3×5 = 15, फिर 5 से काटोगे जब तक एक ना आ जाए। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो ये वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज छोटे नंबर में तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो, 5 या 15 ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है यहाँ पर, उसके बाद आप बोलोगे सर अगला टर्म जो था हमारा 5P, तो प्लस के साथ लिख दो 5 × P। अब देखो यहाँ पर अभी भी आपको 4 टर्म दिखेंगे, और टर्म अलग क्या होता है, प्लस के द्वारा अलग होता है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर टोटल टर्म जो है, पहला टर्म ये पूरा है, दूसरा टर्म ये पूरा है, तीसरा टर्म इतना पूरा है, और चौथा टर्म ये पूरा है। बस यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलते रहे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा टर्म, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब जो हमारा पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। यस सर और 7 अगर
हाँ, क्या निकलेगा? सर 7 क्यू। 7Q, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 7 इसका भी एक गुणनखंड है और 7 इसका भी एक गुणनखंड है, साथ ही साथ Q यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे और Q यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब हमने क्या किया, पहला और बस दूसरा टर्म को मैं देख रहा हूँ, तो पहला और दूसरा टर्म में 7Q कॉमन है। ठीक है, अच्छा 7 कॉमा Q लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर अगर 7Q कॉमन है, 7 और Q कॉमन है, तो 7 और Q को गुना कर देंगे ना, और गुना करके लिख देंगे 7Q। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7Q, 7 गुना Q, तो 7 गुना Q कहने का मतलब 7Q। उसके बाद क्या बचा, पहला टर्म में से देखो, पहला टर्म में क्या क्या है, 7 गुना P गुना Q। आपने 7 और Q को कॉमन निकाल दिया, तो बच क्या जाएगा, ये वाला P बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे P। फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब दूसरे टर्म को देखिए, दूसरे टर्म में तीन चीज, 7 गुना 3 गुना Q। अब 7Q को यहाँ से कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा, 3। 3, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 बचेगा। इतना क्लियर है। पहला दूसरा टर्म से मैंने 7Q निकाला तो P+3 बच जाएगा। फिर आगे प्लस का साइन दिख रहा था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है, ये आप लोग 5। बताओगे। 5, तो आप बोलोगे सर 5 इसमें भी दिख रहा है, एक सेकंड, है ना। तो आप बोलोगे सर 5 तीसरे टर्म का भी एक गुणनखंड है और 5 चौथे टर्म का भी एक गुणनखंड है, तो 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तीसरे और चौथे टर्म में से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दो 5 को मैंने कॉमन निकाला और बच के आ जाएगा यहाँ पर 3+P। 3+P क्यों बचा, क्योंकि तीसरे टर्म में से देखो आपने 5 को कॉमन निकाला तो ये वाला 3 बच जाएगा, और चौथे टर्म में से आपने अगर 5 को कॉमन निकाला तो ये वाला P बच जाएगा, 3+P। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। 7Q को मैंने 7Q ही लिखा, P+3 को मैं P+3 लिख दे रहा हूँ, प्लस लिख दिया। 5 को मैंने 5 लिखा, और 3+P को मैं P+3 लिख सकता हूँ। मुझे बताओ, A+B को B+A लिख सकते हैं ना, 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं, तो 3+P को P+3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला टर्म ये पूरा हो गया मेरा, गुना के रूप में लिखा गया, और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। और पहला टर्म और दूसरा टर्म देखो प्लस के द्वारा जोड़े गए हैं, पहला टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म हमारा ये हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब जो हमारा पहला टर्म है दूसरा टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो ये ब्रैकेट देखिए, P+3 यहाँ पर भी है और P+3 यहाँ पर भी है, इसको कॉमन कैसे निकाल लेते हैं, इसको देखो। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मान लो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पहला टर्म जो है हमारा, उसको आप लिख सकते हो ना 7Q इंटू में P+3, 7Q गुना P+3, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं तो गुना हो रखा होगा। दूसरा टर्म क्या है, 5 इंटू P+3। ठीक है, 5 इंटू P+3, मतलब मैं दिख रहा है सर P+3 यहाँ भी गुना किया गया है और P+3 यहाँ भी गुना किया गया है, मतलब P+3 दोनों का गुणनखंड है ना, फैक्टर है, तो P+3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अब पहला टर्म और दूसरा टर्म में से P+3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अगर आपने P+3 को कॉमन निकाला, पहले टर्म में से आपने अगर P+3 को कॉमन निकाल दिया, तो ये वाला 7Q बच जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर 7Q, प्लस इसमें से आपने अगर P+3 निकाल तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5। ये समझ में आया, P+3 इंटू 7Q+5, दो गुणनखंड दिख रहे हैं, एक गुणनखंड मुझे दिखा P+3 और एक गुणनखंड दिखा मुझे 7Q+5, और ये कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर, P+3 और 7Q+5, ऑप्शन नंबर ए में देखो 7P लिखा गया है, तो 7P तो हमारा कहीं नहीं आया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी में P+5 लिखा गया, जबकि आपका आया है P+3, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो माइनस का साइन है, तो ये नहीं होगा। क्लियर, चलो इसमें कुछ चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, जो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मैं टर्म्स बता रहा था, ये टर्म्स बस आपको समझाने के लिए बता रहा था कि पहला टर्म है दूसरा टर्म है, ये सारी चीज आपको लिखना नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पर मैं एक बार और बता रहा हूँ, इसको एक तरीके और से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया, पहला टर्म का तीसरे टर्म के साथ जोड़ा बनाया था और दूसरा का चौथे के साथ बनाया था, मतलब इन दोनों को एक साथ लिखा था और दूसरे टर्म को मैंने चौथे के साथ जोड़ा बनाया था। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। आप लोग क्या करोगे, पहले टर्म का अगर मैं चौथे टर्म के साथ जोड़ा बना दूं और दूसरे टर्म का अगर मैं तीसरे टर्म के साथ जोड़ा बना दूं, मतलब अगर मैं पहला का चौथे के साथ जोड़ा बनाऊं और दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ा बनाऊं, तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये आप लोग ट्राई करना और मुझे अगले क्लास में बताना। ठीक है, इतना करोगे सभी लोग? तो सभी को ट्राई करना, पहला का चौथे के साथ जोड़ा बनाओगे
और दूसरे का तीसरे के साथ जोड़ा बनाओगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, कर दो क्या इसको भी? चलो इसको ट्राई करना आप लोग। ठीक है, और अगले क्लास में बताना, कोई भी डाउट होगा डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और आंसर सेम आएगा। बस ये वेरीफाई करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप खुद से सीखोगे। ठीक है, खुद से करोगे ज्यादा बेटर सीख पाओगे, नहीं होगा तो भी आप खुद से सीखोगे। ठीक है, मुझसे पूछ जरूर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप में मैसेज करके बताया था व्हाट्सएप पे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजकों का भाग, या फिर कह सकते हैं बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या फिर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो जब हमने गुना पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, तो गुना का फ्लो क्या था हमारा, किस तरीके से सीखा था? पहले हमने सीखा था एक पदी का मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से, मतलब एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल को डिवीजन गुना करने के लिए सीखा था, बहुपदों को गुना सीखा था। तो उसी तरीके से भाग भी हम लोग उसी फ्लो में सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कोई एक पदी का दूसरे एक पदी से कैसे डिवीजन लगेगा। ठीक है, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे भाग देंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें डिवीजन में, वो है किसी एक पदी का दूसरे एक पदी से कैसे भाग देंगे, विभाजन कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताओ, ये मैंने पढ़ा रखा है, मोनोमियल क्या होता है या एक पदी क्या होता है, ये आपको बता। जिस बहुपद में एक पद। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पद ही कहेंगे। ठीक है, तो मैं उदाहरण देकर अगर पूछूं आपसे, मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2xy, तो ये एक पद है क्या, एक पद ही है क्या ये? यस और नो? डिजाइन ऑफ मैच एक पदी सर। एक पद ही है। मैं अगर बोलूं यहाँ पर तो मुझे तीन पद दिख रहे हैं, 2x और y, यहाँ तो तीन पद है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप क्या बताओगे? त्रिपदी। ये त्रिपदी नहीं है, ये एक पदी है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर देखना, आप बोलोगे सर टर्म्स जो होता है सर हमेशा प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, गुना के द्वारा टर्म्स अलग नहीं होते। तो अगर गुना का साइन 2xy कहने का मतलब क्या हुआ, 2 × x × y, तो ये पूरा क्या है, एक पद ही है, ये तीन पद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूरा अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, मैं लिख दूं 5 × x × y × z × m, मुझे बताओगे यहाँ पर कितने पद है? एक। एक ही पद है, क्योंकि सारे गुना के द्वारा जोड़े गए ना। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये क्या है, 5xy_z_m, तो ये पूरा क्या है, एक पद है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो इसको और उदाहरण से देखते हैं, एक पद ही होता है क्या, अभी थोड़ा समझाता हूँ। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी या मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में लिख रखा है 7x, मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² y, इसको एक पदी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस और नो? चैट में लिख के बताइए सभी लोग, ये एक पदी है या नहीं है? है, क्योंकि सारे जो टर्म्स है यहाँ पर, मतलब 2x² y जो है चर या अचर, ये सारे गुना के द्वारा जोड़े गए हैं ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक पदी है। यस, एक पदी क्यों नहीं है, बिल्कुल एक पदी होगा ना, एक ही पद तो है। देखो एक पदी कौन सा नहीं होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x + y, यहाँ पर आप बोलोगे सर टर्म्स कितने होंगे, पद कितने होंगे? देखो प्लस के द्वारा दो टर्म जोड़े गए, तो आप बोलोगे सर एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तो इसको हम कहेंगे सर द्विपदी, इसमें दो पद आ गए। ठीक है, इसको द्विपदी कहेंगे, इसको एक पदी नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है? तो मैं और उदाहरण लिख रहा हूँ, मुझे बस बताना एक पदी है या नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7x² - 8x, ये एक पदी है या नहीं है? सर ये द्विपदी है, क्योंकि सर इसमें माइनस का निशान हो गया जो माइनस का इन साइन आ दोनों गया। इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस के द्वारा जोड़े गए हैं, तो आप बोलोगे सर एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो पद है, तो दो पद है तो उसको एक पद ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक पद ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता 7x²y, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सारे टर्म गुना के द्वारा जुड़े गए ना, मतलब 7x² y गुना के द्वारा ही जुटे हैं, तो आप बोलोगे सर ये एक पद है, यहाँ पर एक ही पद है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, इसको एक पद ही बोले। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताना आप लोग, बस इतना ध्यान रखिएगा कि टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस के द्वारा ही अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख 2x/y, भाग का साइन दे दिया, मुझे बताओ ये एक पदी है या नहीं है? ये एक पदी है या नहीं है? तो ये अभी एक पदी है, क्योंकि देखो ये दोनों डिवीजन के द्वारा जुड़े गए ना। तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 2x/y, है ना।
तो अगर मैं बोलूं भाग के द्वारा भी जोड़े गए हैं तो इसको हम कहेंगे सर ये एक पद ही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछे तो आप बोलोगे सर ये एक पद है। समझ में आया? तो दो टर्म तभी होगा जब वो प्लस या माइनस के द्वारा अलग होगा, अदरवाइज वो एक पद ही होता है, गुना के द्वारा या डिवीजन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो इसी का डिवीजन सीखते हैं, एक पदी का एक पदी से डिवीजन कैसे होगा। तो पहले ये समझ लो, ये तो सभी को पता है। अगर मैं कहूं कि 8 से भाग दीजिए आप 2 से, 8 को भाग देना है 2 से, तो आप बोलेंगे सर 8 को 2 से भाग देने का मतलब 8/2 लिखते हैं, और 8/2 कहने का मतलब 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये सभी को पता है, सभी को पता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 21 और कह दो इसको डिवाइड कीजिए 7 से, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 21/7, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर 3। 3। आप बोलोगे सर 7 से पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से 21 आ जाएगा। तो ये तो सभी को पता है। अगर मैं बोलूं कि P को भाग देना है Q से, तो इसको आप क्या लिखोगे मुझे बताओ? P/Q लिखेंगे या फिर Q/P लिखेंगे? क्या लिखेंगे? P/Q। P/Q। P को Q से भाग देने का मतलब P को भाग देना है Q से, तो P/Q लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो संख्या को तो हम भाग दे सकते हैं, ये तो क्लियर है कि संख्या को हम भाग दे सकते हैं। मुझे बताइए क्या बीजीय व्यंजक को ही भाग दे सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या बीजीय व्यंजक या बहुपद को भाग दिया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, दिया जा सकता है, बीजीय व्यंजकों का भी भाग पॉसिबल है। अब अगर आपने बोला कि हाँ बीजीय व्यंजक या पॉलिनोमियल को भी डिवीजन किया जा सकता है, तो मैं 2 एक पदी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 6x को 2x से भाग दीजिए। ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, किसको किससे भाग देना है? तो 6x में 2x से भाग देना है। अगर मैं कह रहा हूं कि P में Q से भाग देना है, तो आप ऐसे लिखते हो P/Q, तो आप इसको लिख दोगे सर 6x डिवाइडेड बाई 2x। 6x को भाग देना है 2x से, और इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख दोगे 6x/2x। ये समझ में आया? 6x/2x। ठीक, अब यहां समझिए, अगर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे लिखूं, 5 को भाग देना है 5 से, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस इसका आंसर दीजिए। 5 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या आएगा? 5/5 लिखोगे, और ऊपर और नीचे अगर सेम संख्या लिखा रहे, अंश और हर में सेम नंबर लिखा रहे, तो आप इसको कैसे काटते हो? बोलोगे सर 5 एकम 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 7/7, इसका आंसर कितना आएगा? 7 को 1। 7 से काट लीजिए, तो आप बोलोगे सर 7 से कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, नंबर के रूप में अगर इस तरीके से हम लोग काटते हैं, तो अगर हम वेरिएबल या चर को लिखते हैं, अगर मैं कभी लिखता हूं x/x या फिर a/a, अगर मैं कभी लिख दूं a/a, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 5 को 5 से काटा तो क्या लिखा? 1 लिखा। तो आप, क्योंकि 5 एकम 5, तो अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर लिखे गए हैं तो 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर a से a को काट देंगे और 1 आएगा। ठीक है, 0 नहीं कहोगे। अगर मैं a को a से घटा के बोलूँ ना, देखो 2 तरीके से कटता है। a/a लिख रहा हूँ, भाग में अगर काटोगे तो 1 आएगा। अगर मैं a-a लिखूं तो क्या आएगा? सर 0। 0। आप बोलोगे सर इसको भी कैंसिल करते हैं कई बार, लेकिन घटाओ में काटोगे अगर तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, घटा में काटते हैं तो 0 आएगा, और भाग में काटते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है? 6x/2x। तो पहले तो ये x से x कट जाएगा, है ना, इस x से तो x कट जाएगा ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ पर काटा तो 1 आ गया। ये सीधे काट देते हैं, कहीं कट के वो तो 1 आ जाएगा ना। चलिए, अब 2 से काटिए, 2 से काटिए 6 को कितने बार में कटेगा? 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? यस। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो समझिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 20yz, और इसको भाग देना है हमें 5yz से, तो आंसर क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन जो है बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, पहला जो टाइप है, इसमें चर सेम अगर लिखा है, तो आप इसमें क्या बोलोगे? सर इसको हम लिख देंगे, सबसे पहले जब भी डिवीजन करने के लिए बोला जाए तो आप उसको P/Q का रूप में लिखिएगा। P/Q मतलब बट्टा के रूप में लिख दीजिए। तो 20yz को भाग देना है, किससे भाग देना है? 5yz से, तो नीचे लिख देंगे 5yz। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर देखना है चर कैसा है। तो चर हमारा यहाँ भी y है, ऊपर में भी y है, तो y से y काट दिया। z यहाँ भी है, तो इस z से z को काट दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है? सर यहाँ तो बस 20/4 20/5 दिख गया। तो 5 के टेबल में देखिए 20 आता है क्या? कितने बार में का आता है? 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो आंसर क्या आ गया? 4/1। और 4/1 कहने का मतलब 4 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। अगर मैं लिख रहा हूँ 9m² और नीचे में लिख दिया 3
एम स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर। देखो फिर भी चर यहाँ भी क्या है, m है, और यहाँ भी चर m है। m का घात 2 है, यहाँ भी m का घात 2 है, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर पूरा कट जाएगा, है ना। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? 9/3। 9/3 कहने का मतलब 3 एकम 3, 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा 3/1, यानी हमारा 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब अगला टाइप पे जाते हैं कि यहाँ पर देखो अभी जितना भी हमने क्वेश्चन किया, चर जो था, वेरिएबल जो था वो सेम था या उसका घात सेम था। अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, एक सेकंड। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब हमारा अगर चर का घात अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन है x का पावर 4 में x का पावर 2 से भाग दीजिए। तो फिर मैं वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोला गया सर, x का पावर 4 में डिवाइड करना है x का पावर 2 से। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको p बटा q के रूप में लिखिए, x का पावर 4 बटा x का पावर 2, ऐसा लिख देंगे। अब x का पावर 4 लिखने का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि घात 4 है तो 4 घात कहने का मतलब क्या हुआ, x को 4 बार गुना करना ना, घात 4 है तो इसका मतलब इसको 4 बार गुना करना। नीचे में क्या लिखोगे, x का घात 2 है, तो x का घात 2 होने का मतलब x को कितने बार गुना करना, x को 2 बार गुना करना, x को 2 बार गुना करना। अभी x को कैंसिल कीजिए, तो x को x से कैंसिल करते हैं, देखिए कितना x कैंसिल होगा, तो एक x कैंसिल हुआ, दूसरा x कैंसिल हुआ, तो 2 बार x दिख रहा है, x इंटू एक्स, तो ये आंसर क्या आ गया, x का पावर 2। x इंटू एक्स कहने का मतलब x का घात 2। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। लेकिन सवाल उठता है क्या हमेशा हमको ऐसा करना पड़ेगा? यहाँ देखो पावर 4 था तब तुमने 4 बार लिख दिया, लेकिन अगर बहुत बड़ा पावर रहेगा तो हम कैसे लिख देंगे? मान लो अगर x का पावर 100 दे देगा तो 100 बार तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हमने एक रूल सीखा था, ये समझिए। आपको एक रूल बताया गया था कि a का पावर m को अगर मैं डिवाइड करूं a का पावर n से, चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, घातांकों के नियम। अगर हमारा आधार सेम है, पावर अलग अलग है और बेस सेम है, आधार सेम है, तो घातांकों को घटा देते हैं, a का पावर m माइनस n, या तो ऐसे, या फिर मैंने ऐसे सिखाया था a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो a का पावर कितना आएगा, m माइनस n। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला नियम यूज करके हम कह सकते हैं ना, x का पावर 4 में अगर सर x के पावर 2 से भाग देना है तो x का पावर कितना आएगा, 4 माइनस 2, यानी x का पावर 2। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट कौन सा यूज करेंगे, ये बस समझाने के लिए मैं कर रहा था, यूज हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो दोनों ही तक चीजें यहाँ पर लिख रखी है। पहला मेथड हमने पूरा लिखकर सॉल्व कर लिया, और मेथड 2 जो हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, x का पावर 4 बटा x का पावर 2 था, तो 4 में से 2 को घटा दिया। ठीक है, रूल कौन सा यूज किया, x का पावर a बटा x का पावर b था, तो x में से x में a माइनस b कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा दिया। अच्छा अमित, आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी पे बेस्ट, मुझे बताओ अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, सर एक बार को स्क्रीनशॉट लेने दो। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हो गया? यस सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन अगर लिख दूं यहाँ पर, a का पावर 10 और इसको मैं कह रहा हूँ डिवाइड करो a के पावर 4 से, तो क्या आंसर आएगा? जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन दे सबसे पहला स्टेप में आप कहना कि p बटा q के रूप में लिख दे, तो इसको आप लिखोगे सर a का पावर 10, की पावर 6 सर। a का पावर 6 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब आधार सेम दिख रहा है ना, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a तो आएगा ही, a तो आएगा ही। अब 10 में से 4 को घटाना है, तो ऊपर में 10 है, नीचे में 4 है, बस 10 में से 4 को घटाकर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a का पावर 6। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मान लो अगर मैं लिख देता हूँ m का पावर 9 डिवाइडेड बाई m का पावर 3। ठीक है, मुझे बताओ, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है m का पावर 3 आंसर आएगा, या ऑप्शन बी है m का पावर 6 आंसर आएगा। बी एम का पाउच। वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर क्या करेंगे, चर का घात देखेंगे क्या क्या है। पहले ऊपर में m लिखा गया है, m का पावर 9 लिखा गया,
यहाँ पर m का पावर 3 लिखा गया, वेरिएबल सेम है m, लेकिन घात अलग अलग है, आधार सेम है, घात अलग अलग है। तो यहाँ पर बोलोगे सर m का पावर जो आएगा 9 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो 9 - 3 कर देंगे, m का पावर 6 आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन अगर कर लोगे आप लोग। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, हाँ अभी पोल नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2m का पावर 10 और इसको डिवाइड करना है हमें m के पावर 2 से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही चीज है, p बटा q के रूप में लिखेंगे पहला स्टेप, तो लिख देंगे 2m का पावर 10 बट्टा m का पावर 2। ठीक है, अब देखो ऊपर में तो संख्या बस 2 लिखा गया ना, अब ये तो नहीं कटेगा किसी से, तो 2 का तो 2 लिख ही दो, इस 2 को तो मैं 2 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब m का पावर मुझे बताओ कितना आएगा? m का पावर 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है सर ऊपर में पावर 10 है m का और नीचे में पावर m का 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2m का पावर 8 आ जाएगा। रूल कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ, रूल हमारा यही वाला है कि a का पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा आधार सेम रहता है, डिवीजन के केस में घातांकों को या पावर को घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस पेज के भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस तो सर। क्वेश्चन है अभी हमारे पास 18x² y को डिवाइड करना है हमें 6xy से, 6xy से। तो इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले p बटा q का रूप, इसको मत छोड़िएगा, पहले p बटा q का रूप ये मैं लिख दे रहा हूं 6xy। इसको कैसे सॉल्व करें? सर y से y कट जाएगा। y से तो y कट गया, वेरी गुड। आप सबसे पहले बोलोगे सर y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, और उनका पावर भी सेम है। देखो x भी है, लेकिन x से इसको नहीं काटेंगे, लेकिन y का पावर भी सेम था ना, तो इसको काट दिया। ठीक है, उसके बाद क्या काटे? देखो 6 के टेबल में 18 आता है ना, 6 के Yes, पहाड़े sir. में 18 आता है, तो कितने बार में आएगा? 3 3 बार में। 6 एकम 6, 6 3 18, तो 3 बार में कटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब मुझे बताओ y तो कट ही गया है, x का टर्म बचेगा ना, तो x का पावर कितना आएगा? देखो यहाँ पर ऊपर में x का पावर 2 और नीचे में है x, तो x कहने का मतलब x का पावर 1 है वो, तो 2 में से 1 घटा दीजिए ना, 2 में से 1 घटा दीजिए तो क्या आएगा? x का पावर 1, और x का पावर 1 कहने का मतलब x आएगा, तो यहाँ पर बस 3x आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, हमने क्या किया है, 18x² y को अगर मुझे डिवाइड करना है 6xy से, तो y से तो y को काट दिया, 6 से काटा 18 को 3 बार में, तो यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर x² है, यहाँ x का 1 है, तो x का 2 में से 1 घटाया तो 3x हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड और भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख के दे दिया जाए कि -35 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 a का पावर 2, इसको सॉल्व करिए। एक नेगेटिव है, एक पदी नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने के लिए बोला गया, तो आप इसको पहले p बटा q के रूप में लिख दीजिए। पहला स्टेप तो हर बार मैं यही करूंगा, 35 a का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 a का पावर 2। अब इसको सॉल्व करके बताइए। सर -5 a4 माइनस क्या बोल रहे हो? सात -7, वेरी गुड। अब देखो 5 के टेबल में 35 आता है क्या? बिल्कुल आता है, 5 7 35, तो 5 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 5 से 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। देखो ये माइनस का साइन है, इसको मत छोड़ो, क्योंकि माइनस बचा हुआ है। एक नेगेटिव को जब एक पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, साइन का डिवीजन भी सिखाया था पूर्णांकों के डिवीजन में, तो नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव से डिवाइड करते थे तो नेगेटिव ही आता, तो ये माइनस का साइन रह जाएगा, -7। अब a का पावर कितना आएगा? ऊपर में घात 6 है, नीचे में घात 2 है, तो 6 में से 2 को घटा देंगे, यहाँ पर लिख सकते हो 6 - 2, डायरेक्ट भी कह सकते हो सर -7। सर आवाज नहीं आ रही। बाकी सभी को आ रही है क्या? यस सर। यस एक सर। बार मुस्कान एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। तो -7, a का पावर 6 में से 2 घटाएंगे तो a का पावर 4 आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, चलो अब थोड़ा सा मैं अच्छा पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो, है ना।
अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे। अब क्वेश्चन है हमारे पास 24 y का पावर 7 और डिवाइड करना है हमें इसको 18 y का पावर 6 से। ये बताइए। तो इसको पहले p बटा q के रूप में लिख दीजिए पहले तो। 24 a का पावर 7, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, 18 a का सॉरी यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर y का पावर 6। चलो अब अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आंसर बता सकते हैं। अच्छा दोनों जगह y है, सॉरी इसको भी y लिख दो, y का पावर 6। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बताओ। 24 y का पावर 7 डिवाइडेड बाई 18, 3y, 3y तो नहीं आएगा, सॉल्व करिए इसको। अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि 24 बटा 18 लिखा है कहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखोगे? 24 बटा 18 को काट के कैसे लिखोगे? काटने के लिए सिखाया था ना। तो कोई नंबर सोचिए जिसके पहाड़े में 24 भी आता हो 18 भी आता हो। 6 है ना, या फिर कह सकते हैं 2 से भी कट जाएगा सर, 3 से भी कट जाएगा, है ना, जैसे भी आपको सही लगे वैसे काट सकते हो। तो मैं 6 से काट रहा हूँ। 6 3 जा 18, 6 3 18 और 6 चौके 24। अब ऊपर में 4 आया, नीचे में 3 आया। अब इसके बाद ये और कटेगा क्या? और नहीं कटेगा, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 24 बाई 18 को हम लिख सकते हैं 4 बटा 3। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो आप बोलोगे सर 6 से काटा तो 6 3 18 आया, 6 चौके 24 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3। ठीक, अब y का पावर कितना आएगा? y आएगा या नहीं आएगा? सर y y आएगा ना। यहाँ पर y का पावर, हाँ कितना आएगा y का पावर? एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में देखो y का पावर 7 है, नीचे में y का पावर 6 है। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? इस 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिखकर फिर फाइनली ऐसे लिख देना आंसर 4/3y। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कई बार ना a बटा b को कई जगह बुक में आप लिखा देखोगे a बटा b को a/b ऐसे लिखा होगा, है ना। 5/7 को ऐसे भी लिखा देखते हैं 5/7। तो अगर मुझे इस फॉर्म में आंसर लिखना हो तो आप बोलोगे सर 4/3, और देखो ऐसे y नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 4/3y। ठीक है, ताकि पता चले कि 4/3 एक साथ है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दोगे 4/3 और यहाँ पर y, तो इसका मतलब लगता है ना कि ये 4/3y हो गया। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसे मत लिखना। तो 4/3 को ब्रैकेट में लिखना, फिर y लिखना। ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? चलो तो इसी पे और भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। पोल पूछ लो, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद पोल में पूछता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगर हमारे पास -30 m² n का पावर 4, इसको मुझे डिवाइड करना है -6 m n से। चलो ये ट्राई करके बताओ, इसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। -5 6 5 30 5 -5 और भी कुछ आएगा ना? सर -2 अंकिता नो -2। चलो पहले p बटा q के रूप में लिख लो, अभी डायरेक्ट मत करो, सिंपली पहले आप करो p, पहले अपना टाइम लेकर सॉल्व कर लो ना, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो -30 m² n4 और नीचे लिख देंगे -6 mm। देखो दोनों ही नेगेटिव नंबर आ गए, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। तो ऐसा कभी बताया था क्या कि -x बटा -y अगर रहेगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये x बटा y बचेगा? बताया था ना। यस सर ऊपर तो नीचे माइनस है तो माइनस का माइनस साइन भी कैंसिल हो जाता है। तो आप पहले तो इस माइनस के माइनस साइन से कैंसिल करो। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस आया तो। ठीक है, तो ये कट गया। 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 5 5 बार में, तो सीधे काट देंगे इसको 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। उसके बाद देखिए m का पावर, देखिए m का पावर यहाँ पर 2 है और नीचे में m का पावर 1 है। तो 2 में से घटाइएगा तो m का पावर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, यहाँ 1 लिख दिया। और m का पावर कितना मिलेगा? ऊपर में 4 है, नीचे में 1 है, तो 4 में से 1 घटाएगा 3 मिलेगा। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 4 में से 1 घटाया, आंसर आ गया 3। मतलब हम कहेंगे सर 5 m n का पावर 3 हमारा आंसर है। क्लियर है ये?
यस सर। वेरी गुड। रिपीट कर दो, चलो इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस इसको एक बार, किसी का डाउट है बस इसको क्लियर करके फिर रिपीट पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था, बोला गया था -30 m² n का पावर 4 को डिवाइड कीजिए -6 mm से। तो पहले मुझे पता सर ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, आंसर हर दोनों जगह अगर माइनस का साइन, तो -x बटा -y का मतलब क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बटा y बचेगा। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि इस माइनस से माइनस के साइन को कैंसिल कर दिया, तो माइनस का माइनस हट गया। 6 से 30 को काटा, 6 से कटेगा 30 कितने बार में, 6 पंजे 30, 5 बार में कटा, तो 6 तो कट गया, ऊपर में 5 बचा, तो 5 लिख दिया। अब m का पावर कितना आएगा, देखो अंश में m का पावर 2 है और हर में m का पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटाइएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब n का पावर देख लो, तो n का पावर 4 है यहाँ और नीचे में n का पावर 1 है, तो 4 में से अगर 1 को घटाएंगे, पावर को घटाएंगे ना, तो n का पावर कितना आएगा, 4 में से 1 घटाकर 3 आएगा, मतलब आ गया 5m n का पावर 3 हमारा आंसर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब आपके लिए पोल में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सभी लोग ट्राई करना आंसर करने की, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आप सभी को पता है किसी भी टॉपिक का जो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ वो तो बहुत इजी है। तो x का पावर 7 को भाग देना है x के पावर 3 से। तो चैट बंद है, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी आप हड़बड़ी मत करो, ठीक है। हाँ, हो जाएगा, इतने समय में भी हो जाएगा। वेरी गुड, कर दिया सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी क्लास में 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, मतलब क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो वेट कर लेते हैं। x के पावर 7 को डिवाइड करना है x के पावर 3 से, तो इसको p बटा q के रूप में लिखिए। फिर आपको दिख जाएगा सर बेस आधार सेम है, तो घातांकों को हम क्या करते हैं, आपको बताया गया है, रूल क्लियर है, काफी आसान सा रूल है। कॉपी चेक। अच्छा, कॉपी चेक कर लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कॉपी चेक करूंगा। यस सर। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक्स है। चलिए, तो अभी क्लास सर, में और 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो 10 सेकंड में मैं इसको एंड कर रहा हूँ, बहुत ही कम समय लगना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आप आंसर करो। और लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3, ठीक है, 2 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत आसान लगा होगा आपको। यहाँ पर यस हमने क्या सर। कहा, p बटा q के रूप में अगर लिख दोगे तो बोलोगे सर x का पावर 7 डिवाइडेड बाई x का पावर 3। तो हमारे पास रूल पता है सर, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो a में से क्या करेंगे, m में से n घटा देंगे, पावर को घटा देंगे, m माइनस n कर देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर x का पावर 7 में से 3 घटाएंगे, कितना समय लगेगा, काफी आसान क्वेश्चन था, x का पावर 4 आ जाएगा, 7 में से 3 घटाया 4 आया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर था। क्लियर है? यस सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। मैक्सिमम सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए ही था, सभी का सही था, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए। पूछ लो। हाँ बिल्कुल, ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, माइक बंद करिए। 14x का पावर 5 में 7x² से भाग दीजिए, ठीक है। तो चैट आपका बंद है और आंसर आपको पोल में देना है। इसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी हड़बड़ी मत करना। मैं स्टेप्स बता चुका हूँ, आपको करना क्या है, पहले p बटा q के रूप में लिखो, कर दिया सर। 14x का पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर कर दिया हो तो बस वेट कर लो। जैसे ही आप करते हो ना, जैसे ही वोटेड लिखा हुआ आता है यहाँ पर आ जाता है कि आपने आंसर कर दिया, तो मुझे दिख जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है। और अगर कर सभी दिया लोग सर। जैसे ही आंसर कर देंगे मैं खुद इसको डिस्कस करूँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, कर दिया सर। गुड गुड। तो अभी क्लास में हो गया सर। 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। बस हो गया तो वेट करो थोड़ी देर। 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो अभी मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड।
5, लास्ट 5 सेकंड है, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो। चलो अभी कैमरा ऑन करके दिखाइएगा कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। तो अभी मुझे रवीना का आंसर दिख रहा है और जिन बच्चों का नाम मैं लूंगा वो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, सही है। रवीना आप अपना कैमरा बंद कर दो। सुरेंद्र का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मीना के नाम से जो बच्चे हो आपने सॉल्व किया है और आपने लिखा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर सकते हो। मीना के नाम से जो बच्चे हो। सरिता, अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों के आंसर गलत है, लेकिन जितने बच्चे, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। बंटी आपका आंसर सही है, ठीक है। सरिता आपका भी आंसर सही है। अभी हो गया, सभी का कॉपी चेक हो गया क्या? ठीक है। तो अभी मैं, ठीक है, तो अभी कैमरा आप लोग बंद कर सर दो। हमारी ठीक है, आप कैमरा ऑन करके दिखा दो। ठीक है, आपका आंसर आया है 2x का पावर 3 सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए कैमरा बंद कर लो। अभी देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं करूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी जितने बच्चों ने सॉल्व किया ना, सभी का आंसर सही है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अच्छा चैट बंद है, सॉरी। तो चैट आपका मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 14x के पावर 5 को डिवाइड करना है 7x स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिखेंगे सर p बटा q के रूप में क्या लिख देंगे? 14x का पावर 5 बट्टा 7x स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर 7 से काटेंगे 14 को, 7 से 14 कितने बार में कटेगा? 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और x का पावर कितना आएगा? 3 3। आप सभी ने लिखा था कॉपी में। यहाँ पर बोलते सर ऊपर में 5 है पावर, नीचे में 2 है, तो 5 में से 2 घटाना है बस, और तो कुछ नहीं करना है। 5 में से 2 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 2x का पावर 3। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड, और हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है -27x का पावर 5 में भाग देना है 15x से। तो चैट आपका बंद किया जा रहा है और पोल मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहा गया है -27x का पावर 5 डिवाइडेड बाई, भाग देना है हमें किससे? 15x से। तो p बटा q के रूप में जरूर लिखिए, p बाई q के रूप में लिखिए, उसके बाद जाकर सॉल्व करिए। कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा इसमें थोड़ा सावधान से, मतलब थोड़ा टाइम लेकर करिए, मतलब यहाँ पर हो सकता है कुछ आप छोटी सी गलती करो, ठीक है। चिन्ह भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। -27x का पावर 5 है, उसको भाग देना है 15x से। सर नोटबुक चेक करोगे इस क्वेश्चन में? हाँ आप सॉल्व करो, मैं चेक करूं चाहे नहीं करूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है। ऐसा मत सोचा करो कि मुझे लिखना नहीं है, आप अपने कॉपी पे जरूर सॉल्व किया करें। कर दिया तो अच्छी बात है। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, आप अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आज तो ठीक है आपको याद रहेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप हो सकता है कि भूल जाओ। तो सारी चीज आप लिख लिया करो, नोट डाउन किया करो, सॉल्व किया करो, ताकि बाद में रिविजन करने में आपका हेल्प हो उसको, ठीक है। कर दिया सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुरेंद्र अभी कॉपी नहीं दिखाना, बिल्कुल कैमरा बंद। ठीक है, पोल को मैं एंड कर दूंगा, फिर आप अगर आपको दिखाना है कॉपी ऑन कर, मतलब कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर अभी काफी सारे बच्चों का आया है। 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो प्लीज बैठे मत रहिए, आंसर जरूर करिए, ठीक है। जितने, एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ना है, सारे क्वेश्चन का आंसर करिए ना आप लोग, एक भी क्वेश्चन हो मत गया छोड़िए। सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं रुक रहा हूँ 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया है, सिर्फ 3 बच्चे हो या एक, एग्जैक्ट मैं अगर बताऊं तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया। 10 सेकंड, लास्ट 10, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो चलो। हाँ तो अभी मैं कैमरा आपका ऑन करके चेक कर रहा हूँ। कैमरा चलो, अब दिखा सकते हो अभी। तो अभी मुझे कुछ बच्चों के आंसर दिख रहे हैं। रवीना का आंसर ठीक है, -35, ठीक है। रवीना आप कैमरा बंद कर सकते हो। एंड पूजा आपका भी ठीक है,
सुरेंद्र, ठीक है सुरेंद्र, आप भी कैमरा बंद कर सकते हो। बंटी आपका भी सही है। एंड मुस्कान, थोड़ा सा आप कॉपी को पास ले जाओ। ठीक है, हाँ मुस्कान आप भी बंद कर सकते हो कैमरा। एंड सरिता, आपका तो मैंने चेक कर लिया था। दिख विकास गया सेरोन सर हमारा। हाँ हाँ ठीक है। एंड विकास के नाम से जो बच्चे हो, आपका भी ठीक है, वेरी गुड। सभी का ऑलमोस्ट सेम आंसर है और सभी का आंसर सही है। अभी तक मुझे किसी का भी आंसर गलत नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम केस के नाम से, नीरज आपका भी आंसर सही था, ठीक है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जितने बच्चे ने सॉल्व किया सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, -27 x का पावर 5 लिखा, बट्टा में क्या लिखा, नीचे में 15x लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा उसमें माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। ना, क्योंकि माइनस का साइन कटा नहीं हमारा ऊपर, और सिर्फ ऊपर वाले में, तो इस माइनस का साइन तो रह जाएगा, तो ये माइनस का साइन तो लगा देंगे। ऊपर में 27 है, नीचे में 15 है। मुझे बताइए 27 और 15 किसी एक नंबर से कटेगा, और कटेगा तो कौन से नंबर से कटेगा? सर एक से नहीं कटेगा। अरे 3 से कटेगा ना। आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 15 भी आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है। 3 पंजे 15 होता है और 3 नमा 27 होता है, तो 3 से काटिए, 3 नमा 27 और 3 पंजे 15। तो ऊपर में 9 दिखेगा, नीचे में 5 दिखेगा, तो बोलोगे सर ऊपर में 9 लिखा, नीचे में 5 लिखा। और x का पावर कितना लिखोगे, तो ऊपर में देखो x का पावर 5 है और नीचे में x का पावर कितना है, 1 है। तो 5 में से कितना घटाएंगे, एक 1 घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटा के कितना लिखेंगे, 4 लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर 9/-5 x का पावर 4। अब इस तरीके से नहीं लिखा गया आंसर, कुछ ऐसा लिख दिया गया है, -9/5 को एक साथ लिख दिया गया है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखा गया है तो ये भी सही है, ठीक है। -9/5 लिख दिया गया और x का पावर 4 लिख दिया गया। ये सारे लिखने के तरीके बस अलग अलग है सारा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सभी का आंसर ऑप्शन बी था ना, ठीक है। तो सभी का आंसर ऑप्शन बी था, सभी का आंसर सही था, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बहुपदों का डिवीजन सीखेंगे। जैसे आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा एक पदी से डिवीजन। अगले क्लास में सीखेंगे, मान लो एक पदी की जगह पर द्विपदी लिख दिया जाए, या फिर द्विपदी या त्रिपदी लिख दिया जाए, तो ऐसे डिवीजन कैसे करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो। अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास 5x+8, या मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड में चाहिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7x+14x, और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 3x से। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एक पदी से एक पदी का डिवीजन है या द्विपदी का एक पदी से डिवीजन है? देखो, इसको भी आप कर लोगे, हो सकता है होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ पर देखो, एक पदी का एक पदी है, तो आप बोलोगे 7x+14x, इसको जोड़ सकते हैं ना, समान पद है। तो 14 और 7 को जोड़ दीजिए, आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा 21x, और इसको डिवाइड करना है हमें 3x से, ठीक है। तो ये बोलेंगे सर 21x/3x आएगा, x से x कटेगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर 7, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिल सकता है, ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। सबसे कोई डाउट है? हाँ, सेंड कर रहा हूँ। कोई भी डाउट है तो बताइए। सर बाय सर, गुड नाइट सर, बाय गुड सर। नाइट, बाय बाय।